So we are continuing from where we have ended the last video. Types of carbohydrates. मैं आपको टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा रहा था और जहां पे हमने वीडियो खत्म किया था वहीं से हम शुरुआत करेंगे। जहां से हमारा टॉपिक खत्म हुआ था वहां से हम कंटिन्यू करने वाले हैं जहां से हमने लेफ्ट किया था। तो हम क्या पढ़ रहे थे? टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। Second, on the basis of behavior on hydrolysis. तीसरा क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। तो ये तीनों मुझे आपको पढ़ाने हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में। इस पे पहला पार्ट तो हम खत्म कर चुके थे पिछले वीडियो में। दूसरे पार्ट का हमने पहला जो दूसरा बेसिस है उसका पहला हमने पढ़ लिया था मोनोसैकेराइड। आज हमें ओलिगो और पॉली खत्म करना है और मैं आपको ये भी बताऊंगा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज में हम कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। इसमें हमने दो पढ़े थे, शुगर्स और नॉन शुगर्स। इसमें हमें तीन पढ़ने हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, सॉरी ओलिगोसैकेराइड्स। दूसरा वाला ओलिगो है, पॉलीसैकेराइड्स। इनमें से हम मोनोसैकेराइड पढ़ चुके थे। मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस बता दिया था कि शुगर्स क्या होते हैं, नॉन शुगर्स क्या होते हैं। शुगर्स वो होते हैं जो जो उनमें का टेस्ट स्वीट होता है, मीठे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और कलरलेस होते हैं। कलरलेस होते हैं मतलब उनका कोई कलर नहीं होता है। शुगर्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, वाटर में बहुत अच्छे सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज, लैक्टोज भी एक होता है। ये सब पढ़ेंगे हम आगे शुगर्स की क्लासिफिकेशन में। नॉन शुगर्स क्या होते हैं? अमॉर्फस सॉलिड्स जिनका कोई डेफिनेट ऑर्डर नहीं है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, टेस्टलेस तो है ही, टेस्टलेस है। शुगर स्वीट था, ये टेस्टलेस है। कलरलेस तो होते ही है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि शुगर्स और नॉन शुगर्स के बीच की सिमिलरिटी क्या है, तो दोनों में एक ही सिमिलरिटी है, दोनों कलरलेस है। नॉन शुगर्स स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होते ही नहीं। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा नहीं होता है नॉन शुगर्स का, तभी इनको तोड़ना बहुत आसान है। शुगर्स को तोड़ना इतना आसान नहीं है जितना नॉन शुगर्स को तोड़ना आसान होता है, क्योंकि शुगर्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत अच्छा होता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नॉन शुगर के एग्जाम्पल्स में जैसे मैंने आपको बताया था सेल्यूलोज और स्टार्च, ग्लाइकोजन और एक गम्स भी होता है। गम भी एक कंपाउंड होता है जो नॉन शुगर की कैटेगरी में आता है। हालांकि गम्स को हमें इतना नहीं पढ़ना है डिटेल में। फिलहाल आज हम ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज के अंदर दो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एक होते हैं रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स और एक होते हैं नॉन रिड्यूसिंग। अब रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग क्या होता है यह मैं अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए हम अभी ओलिगोसैकेराइड्स पे चलते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स। अच्छा, ओलिगोसैकेराइड से पहले मैं आपको मोनोसैकेराइड्स का भी टाइप्स बता देता हूं। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया था तीन बेसिस पे, वैसे ही हम मोनोसैकेराइड्स को भी क्लासिफाई करते हैं। मोनोसैकेराइड्स का भी एक क्लासिफिकेशन बनाया गया था, वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स।
तो मोनोसैकेराइड्स कैसे क्लासिफाई होते हैं? एक्चुअली टाइप्स नहीं, गलत वर्ड यूज कर लिया हमने, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। हम मोनोसैकेराइड्स को भी कैसे क्लासिफाई करते हैं? जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया तो मोनोसैकेराइड इसकी एक कैटेगरी निकली, फिर मोनोसैकेराइड के अंदर भी एक कैटेगरी होती है, वो हमें पढ़नी है। मोनोसैकेराइड्स के अंदर क्या कैटेगरी होती है? मोनोसैकेराइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, इसे कैसे क्लासिफाई करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कंपाउंड में कितने कार्बन है, कार्बन के एटम कितने हैं, एंड फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल है, कीटोन है, अल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। तो ये है मोनोसैकेराइड्स का क्लासिफिकेशन। मोनोसैकेराइड्स को हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और फंक्शनल ग्रुप जो उसमें होता है उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। तो अभी मैं आपको एक टेबल बना के दिखाऊंगा, एक टेबल में आपको दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको इनका क्लासिफिकेशन भी बताऊंगा। एक टेबल मैं बता देता हूं। सबसे पहले मैं एक जनरल देता हूं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 3 कार्बन आइटम है। अब यहां मैं थोड़ी सी आईयूपीएसी की बात करूंगा। 3 कार्बन आइटम है आपके पास। 3 कार्बन हम क्या है? 3 कार्बन को आप क्या बोलते हैं? प्रोपेन। ये तो मैंने अल्केन की बात करी है। 3 कार्बन का जो रूट वर्ड होता है वो होता है प्रोप। ये प्रोप क्या है? रूट वर्ड। यहां मैं थोड़ी सी आईयूपीएसी की बात कर रहा हूं। रूट वर्ड इसका है प्रोप। रूट वर्ड इसका प्रोप है यहाँ पे। अच्छा, अगर 4 कार्बन है हमारे पास, 4 कार्बन एटम्स, तो हम किसे, तो उसका रूट वर्ड होता है ब्यूट। अब उसमें चाहे इन हो एन हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ये इसका रूट वर्ड है ब्यूट। तो इन्हीं कार्बन एटम्स के बेसिस पे हम मोनोसैकेराइड्स को क्लासिफाई करते हैं। अच्छा, एक और बात, अगर किसी कंपाउंड के अंदर मोनोसैकेराइड में, मान लीजिए कोई मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड के मैंने क्या एग्जांपल दिए थे आपको? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज एक एग्जांपल दिया था। वैसे तो कई होते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि नेचर में 20 मोनोसैकेराइड्स पाए गए हैं अब तक। अबाउट 20 मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर नोन टू अकर इन नेचर। ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो अगर किसी कंपाउंड में कोई मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड भी कंपाउंड होते हैं, अगर किसी मोनोसैकेराइड कंपाउंड में अल्डिहाइडिक ग्रुप पाया जाए, अल्डिहाइड पाया जाए, तो उसको हम नाम देते हैं अल्डोज। उसको हम नाम देते हैं अल्डोज। अगर किसी मोनोसैकेराइड में अल्डिहाइड ग्रुप पाया जाए तो उसे हम नाम देते हैं अल्डोज। और अगर कीटोनिक ग्रुप पाया जाए, कीटोन, अगर कंपाउंड में कीटोन मिल गया, अगर हमें अल्डिहाइड मिला CHO या C डबल बॉन्ड OH ये मिल गया, तो हम कहेंगे अल्डिहाइड है। लेकिन अगर हमें कीटोन मिल गया C डबल बॉन्ड O, तो हम कहेंगे कीटोस। इसे कहते हैं कीटोस। ये इनके जनरल नाम दिए गए हैं मोनोसैकेराइड्स के। जैसे अगर किसी मोनोसैकेराइड में अल्डिहाइड प्रेजेंट हुआ तो उसे अल्डोस कहेंगे। अगर किसी में कीटोन प्रेजेंट हुआ और तो उसे कीटोस कहेंगे। जनरली अल्डिहाइड और कीटोन ही पाए जाते हैं फंक्शनल ग्रुप। भैया आपको तो पता ही है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। तो आपको तो पता ही है कि ग्लूकोज क्या है, उसमें अल्डिहाइड पाया जाता है। मैंने आपको बताया था शायद कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप पाया जाता है। मैंने आपको शायद बताया है, अब मुझे इतना याद नहीं है, हो सकता है।
अभी मैं आपको इसके स्ट्रक्चर से रिवील कर दूंगा कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, और मैं ये प्रूव भी कर दूंगा कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, ये रिएक्शन से। फिलहाल के लिए ये सब तो आगे की बात है। हमें ये पता चला कि अगर किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप है मोनोसेक्राइड के अंदर, किसी मोनोसेक्राइड के अंदर अगर हमें एल्डिहाइड मिला तो उसे हम अल्डोज नाम देंगे उसके कार्बन एटम के साथ। जैसे कि अगर 3 है तो, जैसे कि अगर तीन कार्बन एटम है तो उसका एक वर्ड लिखा है, वर्ड मिला ट्रायोज। मतलब अगर कोई मोनोसेक्राइड है जिसके अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप है और उसमें 3 कार्बन एटम है तो उसे हम नाम देंगे ट्रायोज। ट्राई मतलब 3। यहाँ पे आईयूपीएसी का रूट वर्ड नहीं लेते हैं हम लोग। मतलब वैसे तो आईयूपीएसी में 3 के लिए हम प्रॉप का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जनरल जो मतलब हमारा है, जैसे आप 1 को क्या कहते हैं मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, ऐसे ही तो कहते हैं। और अगर हम देखें कि हमारे पास 4 कार्बन आइटम है और एक एल्डिहाइड है तो हम उसे कहेंगे टेट्रोज। ये आपको तब जहां समझ में आएगा जब मैं आपको इसकी टेबल बना के दिखाऊंगा, टेट्रोज, ट्रायोज। तो हमें पता चला कि अगर हमारे पास मोनोसेक्राइड में कोई एल्डिहाइड ग्रुप है तो हम उसे अल्डोज नाम देंगे, उसका जनरल। और अगर कीटोन है तो कीटोज नाम देंगे। चलिए मैं आपको उसकी टेबल बना के दिखा देता हूं। लेट्स गेट ऑन टू द टेबल ऑफ मोनोसेक्राइड्स, जहां मैं आपको वहां आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी कि मैं एक्चुअली क्या कह रहा था। वहां आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। सो लेट्स गो फॉर द टेबल। मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे 3 कॉलम्स बना देता हूं। तीन कॉलम्स। पहला कॉलम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने कार्बन एटम। दूसरा है जनरल टर्म, मतलब जनरली नाम क्या लिखा जाता है। तीसरा टेबल है एल्डिहाइड, अगर किसी मोनोसेक्राइड में एल्डिहाइड प्रेजेंट हुआ। चौथा टेबल है कीटोन। यहां पे हम 3 कार्बन आइटम से स्टार्टिंग करेंगे, 2 से नहीं, 3 से स्टार्टिंग करेंगे। यहां जो टेबल है हम उसे 3 कार्बन आइटम से स्टार्ट करेंगे, 2 से नहीं, 1 या 2 से नहीं, 3 से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि 1 या 2 कार्बन आइटम के मोनोसेक्राइड बहुत कम ही पाए जाते हैं नेचर, मतलब जिसमें 1 कार्बन आइटम हो या 2 कार्बन आइटम हो, बहुत मतलब लिमिटेड अमाउंट में। ज्यादातर 3, 4, 5 ऐसे ही मिलते हैं। तो इसलिए मैं 3 से स्टार्ट करता हूं। मैं जाऊंगा 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, so we were discussing on the table of types of monosaccharides। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि कार्बन एटम्स कितने होते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये एक जनरल टेबल बनाई गई और इसका जो जनरल टर्म है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर कोई मोनोसेक्राइड में एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसे हम अल्डोज कहेंगे, और अगर उसमें कोई कीटोनिक ग्रुप है तो उसे हम कीटोज कहेंगे। तो जनरल टर्म में अगर हमारे पास किसी मोनोसेक्राइड के अंदर 3 कार्बन आइटम्स हैं तो उसे हम कहेंगे ट्रायोज। अभी यहां पे मैं ये फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रायोज यहाँ पे किस वजह से मैंने नाम लिखा कि एक मोनोसेक्राइड है और उसके अंदर 3 कार्बन आइटम्स। चौथा क्या है, अगर 4 है तो ये होगा टेट्रोज।
ट्राई का मतलब होता है 3, टेट्रा, यहाँ पे ए को हटा दिया गया, टेट्रा का मतलब होता है 4। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, या ये मत समझिएगा कि ट्रायोस का मतलब होता है कि 3 कार्बन एटम और एक वो एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप, ना ना ना। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ कितने कार्बन एटम्स है मोनोसेक्राइड के अंदर, इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो 5 के लिए हम क्या लिखते हैं, पेंटोज। ये ओज जानते क्या है? ओज एक मोनोसेक्राइड को लिखने का तरीका है। ओज, पेंटोज, कीटोज, ये सब लिखने का तरीका है। ये पेंटोज, टेट्रोज, ट्रायोज, 6 को लिखते हैं हेक्सोज, 7 को लिखते हैं हेप्टोज, 8 को लिखते हैं ऑक्टोज। अगर मैं इसकी जनरल टेबल बनाऊं, वैसे जनरल टेबल तो बनी हुई है, अगर इस कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप है तब हम इसके आगे ऐसे नाम जोड़ देंगे, अल्डो ट्रायोज, अल्डो ट्रायोज। इस कंपाउंड का नाम ये पड़ेगा, अल्डो ट्रायोज। मैंने आपको बताया था ना, अगर कोई मोनोसेक्राइड आपके पास है, कोई भी मोनोसेक्राइड है, उसके अंदर अगर कोई एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो उसे हम कहेंगे अल्डोज। तो आप समझे मैंने क्या कहा? यहां पे हमने ALD एक्स्ट्रा टर्म फर्स्ट में जोड़ दिया, उसके बाद हमारे पास आया नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं। मैंने आपको बताया था ना कि मोनोसेक्राइड्स को हम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स और फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। ये ट्राई क्या है? ट्राई यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि हाँ इस कंपाउंड में 3 कार्बन आइटम है। अल्डो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस कंपाउंड में एल्डिहाइडिक ग्रुप है। अब आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कीटोज है, सॉरी कीटोनिक ग्रुप है अगर मोनोसेक्राइड के अंदर, मान लीजिए आपके कोई कंपाउंड देखिए जिसमें कीटोन है, कीटोन क्या C डबल बॉन्ड O, ऐसे C डबल बॉन्ड O, और एल्डिहाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, यहां पे एक हाइड्रोजन होता है। अगर मोनोसेक्राइड के अंदर कीटोनिक ग्रुप है तो उसे हम कहते हैं कीटोज, कीटोज। तो यहां पे इसका नाम क्या पड़ेगा? अगर इसके पास कीटोन ग्रुप है, यहां पे इसका नाम पड़ेगा कीटो ट्रायोज, कीटो ट्रायोज। यहां पे ट्राई क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस कंपाउंड के अंदर 3 कार्बन आइटम है, और यहाँ कीटो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप है जो कीटोन है, सॉरी कीटीन लिख दिया, कीटोन। आई थिंक अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मोनोसेक्राइड्स को हम 2 बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। पहला ऑन द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, कि उस कंपाउंड के अंदर कार्बन आइटम कितने हैं। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जो उस कंपाउंड के अंदर है उसके बेसिस पे हम नाम लिखते हैं। अब आप ठीक आप नाम लिख सकते हैं, टेट्रोज है यानी कि 4 कार्बन आइटम। अगर इस एल्डिहाइडिक ग्रुप पसंद है, सॉरी एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसे हम लिखेंगे अल्डो टेट्रोज। अगर कीटोन है तो लिखेंगे कीटो टेट्रोज। अगर 5 कार्बन आइटम है और एल्डिहाइड है तो लिखेंगे अल्डो पेंटोज। अगर 5 कार्बन आइटम है मोनोसेक्राइड के अंदर और एक कीटोनिक ग्रुप है तो उसे लिखेंगे कीटो पेंटोज। बहुत आसान है ये, बस आपको ये देखना है नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं और फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। अगर 6 कार्बन आइटम है और एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो उसे कहेंगे अल्डो हेक्सोज। अगर 6 कार्बन आइटम है और उसी के अंदर एल्डिहाइड ना होकर कीटोन ग्रुप आ जाए तो उसे कहेंगे कीटो हेक्सोज। बस बाकी नाम तो आप लिख ही सकते हैं। इसे कह देंगे अल्डो हेप्टोज, 7 कार्बन आइटम और इसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप है। कीटो
हेप्टोज, इसे भी आप लिख सकते हैं अल्डो ऑक्टोज। उसके बाद इसको में भी 8 कार्बन आइटम, एक बार एल्डिहाइड ग्रुप और एक बार कीटोनिक ग्रुप। तो ये मैंने आपको एक टेबल बना दी जिसमें मैं आपको ये बता सकूं कि मोनोसैकेराइड्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। अच्छा, यहां पे एक बात है, ग्लूकोज एक अल्डोहेक्सोज होता है। ग्लूकोज, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ये अल्डोहेक्सोज होता क्यों है, इसके स्ट्रक्चर से हम पता करते हैं कि अल्डोहेक्सोज है। और फ्रक्टोज जो कंपाउंड है वो एक कीटोहेक्सोज है। फ्रक्टोज, ग्लूकोज इज एन अल्डोहेक्सोज एंड फ्रक्टोज इज एन कीटोहेक्सोज। इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन आइटम है, एक मोनोसैकेराइड है और उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है। फ्रक्टोज कीटोहेक्सोज है, इसका मतलब फ्रक्टोज के अंदर 6 कार्बन आइटम्स है, एक मोनोसैकेराइड भी है, पर अब की बात कीटोन है फ्रक्टोज के अंदर। फ्रक्टोज का भी स्ट्रक्चर है। तो चलिए अब चलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स पर। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का सेकेंड क्लासिफिकेशन का सेकेंड पार्ट, ओलिगोसैकेराइड्स। व्हाट आर ओलिगोसैकेराइड्स? मोनोसैकेराइड मैंने आपको बता ही दिया था, ऐसे कंपाउंड्स जिनको फर्दर हाइड्रोलाइज करने की कोई जरूरत ही नहीं है और वो अपने आप में ही एक सिंपल मोनोसैकेराइड यूनिट है। जैसे यही ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ये सब कंपाउंड्स हो गए। अबाउट 20 मोनोसैकेराइड्स नेचर में प्रेजेंट होते हैं। लेट्स मूव ऑन टू ओलिगोसैकेराइड्स। व्हाट आर ओलिगोसैकेराइड्स? तो ओलिगोसैकेराइड्स क्या हैं? कंपाउंड्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स लिख देता हूं मैं, सॉरी, होते तो कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी है ये। कार्बोहाइड्रेट्स which give two to 10 units of monosaccharide units on hydrolysis. Are called oligosaccharides. तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलिसिस तो करेंगे, क्योंकि मैंने आपको यह भी बताया था जरूरी नहीं कि कार्बोहाइड्रेट वो हो जो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन पहले से हो। मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन बताई थी, पर कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोलिसिस पे ये सब देते हैं, ये सब प्रॉपर्टीज देते हैं, और ओलिगोसैकेराइड्स उन्हीं में से एक है। ओलिगोसैकेराइड्स क्या है? ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो वो 2 से 10 यूनिट तक हमें मोनोसैकेराइड यूनिट देगा। 2 से 10 यूनिट तक, मतलब 2 से लेकर 10 तक, यानी कभी 2 हमें मिलेंगे मोनोसैकेराइड्स, कभी 3, कभी 4, कभी 5, 6, 7, 2 से लेकर 10 तक इतने हमें मिलने वाले हैं। यानी कि 10 के पार तो जाना ही नहीं है, 10 तक ही हमें मिलेंगे, ये रेंज है। ठीक है, इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज एग्जाम्पल है, और माल्टोज है, लैक्टोज भी एग्जाम्पल होता है। ये सब कुछ एग्जाम्पल है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। अभी इनका भी स्ट्रक्चर मैंने बताऊंगा आपको।
सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। अच्छा, इनका भी क्लासिफिकेशन होता है ओलिगोसैकेराइड्स का। दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, ये किस बेसिस पे क्लासिफाई होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स। इनका भी क्लासिफिकेशन होता है, जैसे हमने मोनोसेकेराइड का क्लासिफिकेशन किया था, तो इनका भी क्लासिफिकेशन होता है। और कैसे, किस बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं? मोनोसेकेराइड यूनिट्स के बेसिस पे, कि अगर हम इनका हाइड्रोलिसिस करें तो कितने मोनोसेकेराइड यूनिट्स ये देंगे, उसके बेसिस पे क्लासिफाई होता है। जैसे कि इनका क्लासिफिकेशन मैं करूं तो डाइसेकेराइड एक बनेगा, डाइसेकेराइड्स। अगर आपसे कोई पूछे डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं, तो ऐसे ओलिगोसेकेराइड्स या फिर ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ओलिगोसेकेराइड भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही तो है। आप ये कह सकते हैं डाइसेकेराइड्स क्या है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स या ऐसे ओलिगोसेकेराइड्स जो हाइड्रोलिसिस पे केवल 2 मोनोसेकेराइड यूनिट दें, ओनली 2, वो है डाइसेकेराइड्स। नाम से पता चला है, डाई मतलब 2। डाई के बाद आता है ट्राइसेकेराइड्स। ट्राइसेकेराइड्स क्या है? ऐसे ओलिगोसेकेराइड्स या ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलिसिस पे 3 दे मोनोसेकेराइड यूनिट, जरूरी नहीं 2 ही दे, 3 भी दे सकते हैं। अच्छा, जनरल जो हमें पढ़ना है वो डाइसेकेराइड है। जनरली जो हम पढ़ेंगे डाइसेकेराइड्स, क्योंकि इन्हें क्या हमें स्ट्रक्चर देखते हैं। ट्राइसेकेराइड्स और टेट्रा और पॉलीसेकेराइड्स इतना मतलब नहीं देखना हमें, नहीं मतलब पॉली तो देखना है, पॉलीसेकेराइड्स वो भी इसका ही क्लासिफिकेशन होता है जनरली, बट पॉलीसेकेराइड एक अलग टॉपिक है। अलग टॉपिक क्या, सॉरी, इसी के अंदर आता है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। जैसे कि मैं आपको सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये तीनों ही डाइसेकेराइड के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि सुक्रोज का अगर आप हाइड्रोलिसिस करें तो इससे भी 2 मोनोसेकेराइड निकलेंगे, माल्टोज का करें उससे भी 2 सेकेराइड निकलेंगे, और लैक्टोज का करें उससे भी 2 सेकेराइड निकलेंगे। डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड भी होते हैं। जनरल जो हम पढ़ते हैं वो डाइसेकेराइड, बेसिक जो जनरल है। मोस्ट कॉमन तो डाइसेकेराइड है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चरिंग हम पढ़ने हैं। और डाइसेकेराइड्स में जो मोनोसेकेराइड निकलते हैं, ये भी आप कह सकते हैं दैट 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स फॉर्म ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसेकेराइड्स मे बी सेम और डिफरेंट। हमें यहाँ वैसे तो जनरली डाइसेकेराइड ही पढ़ना है, इसलिए मैं डाइसेकेराइड के बारे में आपको एक और बात बताता हूँ। डाइसेकेराइड का अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको 2 मोनोसेकेराइड यूनिट मिलेंगे, और 2 मोनोसेकेराइड यूनिट वो सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। मतलब उन दोनों में से निकलने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है या कंपाउंड है, वो दोनों कंपाउंड सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करें तो आपको एक ग्लूकोज मिलेगा और फ्रक्टोज मिलेगा। मतलब क्या है, सुक्रोज का एक डाइसेकेराइड, इसका आपने हाइड्रोलिसिस किया तो आपको ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल मिला और फ्रक्टोज का एक मॉलिक्यूल मिला, वो भी इक्वल अमाउंट में। अगर सुक्रोज 100% है आपके पास, तो उसमें से आपको 50% ग्लूकोज मिलेगा और 50% फ्रक्टोज मिलेगा। इक्वल अमाउंट में मिलते हैं दोनों कंपाउंड। और माल्टोज की अगर मैं बात करूं तो माल्टोज का अगर आप हाइड्रोलिसिस करें तो माल्टोज के हाइड्रोलिसिस में आपको दोनों मॉलिक्यूल ग्लूकोज मिलेंगे, दोनों ही ग्लूकोज मिलेंगे। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का इधर, एक इधर। तो सुक्रोज में क्या है, जो दोनों मोनोसेकेराइड यूनिट है वो डिफरेंट है। यहाँ पे दोनों मोनोसेकेराइड यूनिट डिफरेंट है और यहाँ पे दोनों मोनोसेकेराइड यूनिट सेम है। सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज निकल रहा है, माल्टोज दोनों ग्लूकोज दे रहा है। माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करें तो दोनों ही कंपाउंड जो है वो ग्लूकोज है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है दैट विच डाइसेकेराइड, कभी कभी हो सकता है एग्जाम में आपसे सवाल पूछ ले कि विच डाइसेकेराइड यूनिट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस गिव सेम मोनोसेकेराइड यूनिट या डिफरेंट। तो आप ये बता सकते हैं, अगर सेम है तो माल्टोज और डिफरेंट है तो सुक्रोज।
लैक्टोज का भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। चले चलते हैं। अब तीसरा है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स व्हाट आर पॉलीसेकेराइड्स? पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? लेट्स मूव ऑन टू पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स which give a larger unit of monosaccharides, which give larger monosaccharide units. Carbohydrates which give a larger monosaccharide units on hydrolysis. Carbohydrates which give a larger monosaccharide units on hydrolysis. For example, अब यहां पे एग्जांपल आएगा स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन एक्सेट्रा, और भी होते हैं। तो पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो 10 या उससे ज्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट लिखा तो है लार्जर। या भाई मोनोसेक्राइड क्या देते थे? एक भी नहीं देते थे क्योंकि ऑलरेडी थे यूनिट्स। ओलिगोसेक्राइड्स क्या थे? वो 2 से 10 यूनिट देते थे, वो 2 से 10 तक देते थे। मतलब अगर उनका हाइड्रोलिसिस करें तो 2 से 10 तक ही उन मोनोसेक्राइड यूनिट मिलेंगे, इससे ज्यादा मिल नहीं सकते। और पॉलीसेक्राइड में क्या है? ग्रेटर देन 10 मिल सकता है, मतलब 10 से ज्यादा 100, 1000 कितने भी मिल सकते हैं। इन्हें कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स। जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, इन सबका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। अच्छा, एक और बात, पॉलीसेकेराइड्स को नॉन शुगर्स भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन शुगर्स बिकॉज दे डोंट हैव स्वीट स्मेल या दे डू नॉट हैव स्वीट स्मेल, स्वीट टेस्ट, स्मेल, स्वीट टेस्ट। पॉलीसेकेराइड्स को नॉन शुगर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्वीट नहीं होते टेस्ट में। कार्बोहाइड्रेट्स तो है बट स्वीट नहीं है टेस्ट में। अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने आपको पहला जो क्लासिफिकेशन बताया था शुगर्स और नॉन शुगर्स का, उस बेसिस पे, तो अगर आप ध्यान से देखें तो शुगर्स के अंदर क्या क्या आएगा? मोनोसेकेराइड्स और ओलिगो, तो दोनों शुगर्स के अंदर आ जाएंगे क्योंकि इनका टेस्ट स्वीट होता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब तो सुक्रोज, ये सब तो शुगर्स के अंदर ही आएंगे क्योंकि इनका स्वीट टेस्ट होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी अच्छा खासा होता है। सॉल्युबल है वाटर में और सॉल्युबल भी है वाटर में, उनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। नॉन शुगर्स की अगर हम बात करें, शुगर्स कलरलेस होते हैं लेकिन स्वीट, मतलब टेस्ट में स्वीट होते हैं, टेस्ट में मीठे होते हैं। और जो पॉलीसेकेराइड है वो नॉन शुगर्स के अंदर आएगा। इसमें मोनोसेकेराइड यूनिट तो ज्यादा मिलते हैं मगर ये नॉन शुगर्स है सारे। इसीलिए स्टार्च को हम ओलिगो के अंदर नहीं लाए थे क्योंकि स्टार्च स्वीट कंपाउंड नहीं होता। वैसे तो स्टार्च में ज्यादा ही मतलब आपको मिल जाएंगे। अगर आप स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करो तो आपको पता नहीं कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिल जाए, लेकिन स्टार्च को हम इसलिए ओलिगो की कैटेगरी में रखते हैं
क्योंकि स्टार्च स्वीट नहीं होता, और शुगर्स के अंदर मोनो और ओलिगो को ही हम रखते हैं। ओलिगो के अंदर स्वीट कंपाउंड है सारे, लेकिन स्टार्च स्वीट नहीं है, इसलिए स्टार्च की एक अलग कैटेगरी बनाई गई, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, इन सब की अलग कैटेगरी बनाई गई। इनको हम कहते हैं नॉन शुगर्स जो आते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। तीसरा जो बेसिस का क्लासिफिकेशन है, तीसरा जो क्लासिफिकेशन है, मतलब जिसके बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया था, क्या था हमारा? ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज में हमें पहला मिलता है रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स, तो व्हाट आर रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स? रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो टॉलेंस रीजन और फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर रहे हैं। क्या होते हैं रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स? जो टॉलेंस रीजन पढ़ा होगा आपने एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक में। एल्डिहाइड का टेस्ट करने के लिए टॉलेंस रीजन आता है, और फेलिंग सोल्यूशन, ये दोनों कुछ ऐसे रीजेंट्स होते हैं जिनसे हम एल्डिहाइड का टेस्ट करते हैं कि कोई कंपाउंड एल्डिहाइड, कि कोई कंपाउंड में एल्डिहाइडिक ग्रुप है कि नहीं है। तो रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे ही होते हैं कंपाउंड्स विच रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन इन टॉलेंस रीजन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। टॉलेंस रीजन आपको पता होगा क्या होता है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। टॉलेंस रीजन होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ये होता है टॉलेंस रीजन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट, वो भी अमोनिकल का एक सोल्यूशन होता है, ऐसा कुछ आपने अपनी बुक्स में लिखा होगा, ऐसा कुछ होता है टॉलेंस रीजन। इसको अगर हम किसी कंपाउंड में डालें तो एक सिल्वर मिरर बनता है। अगर आपने अपने लैब्स में एक्सपेरिमेंट किया होगा, स्कूल की लैबोरेटरीज में, इसको अगर आप किसी कंपाउंड के साथ या एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो एक सिल्वर मिरर बनेगा, सिल्वर मिरर बनता है। फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है? फेलिंग में दो सोल्यूशंस होते हैं, एक होता है फेलिंग ए प्लस फेलिंग बी। मतलब फेलिंग जो सोल्यूशन है वो दो कंपाउंड से मिलकर बनता है, फेलिंग ए और एक फेलिंग बी। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तब फेलिंग सोल्यूशन बनता है। तो फेलिंग ए क्या होता है? ये होता है एक्वस कॉपर सल्फेट, जो फेलिंग ए सोल्यूशन है, सॉरी फेलिंग ए का कंपाउंड, ये होता है एक्वस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक्वस, वो भी एक्वस में, मीडियम में। फेलिंग बी होता है अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट। ये होता है फेलिंग सोल्यूशन जो इन दोनों कंपाउंड से मिलकर बनता है। पहला है फेलिंग ए जो होता है एक्वस कॉपर सल्फेट, दूसरा है फेलिंग बी होता है अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसका एक और नाम होता है रोशेल सॉल्ट। रोशेल सॉल्ट, इसका एक जनरल नाम रखा गया रोशेल सॉल्ट, अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स इन दोनों कंपाउंड्स या इन दोनों रीजेंट्स को, इसे रीजेंट भी बोल सकते हैं, रीजेंट्स को रिड्यूस कर दे, वो होते हैं रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। क्यों? दे हैव फ्री रिड्यूसिंग ग्रुप्स। इनकी एक प्रॉपर्टी होती है रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स की, दे हैव फ्री रिड्यूसिंग ग्रुप्स। इनके जो रिड्यूसिंग ग्रुप्स होते हैं, भाई ये रिड्यूस कैसे करेंगे? कोई चीज किसी को रिड्यूस कैसे करेगी? जब वो फ्री हो। आपको कोई ग्रुप दिया हो और आपको उसे रिड्यूस करवाना हो, तो जब आपका खुद का कंपाउंड का ग्रुप फ्री होगा तब तो आप उसको रिड्यूस करवा पाओगे। अब जैसे आपको कोई दूसरा काम करना है, तो जब तक आपका पहला काम नहीं खत्म होगा तब तक आप दूसरा काम कैसे कर लोगे?
अब मान लीजिए आपको क्या कहते हैं, आपको जैसे मैं कहूं कि खाना खाने के बाद आपको टहलना है, तो जब तक आप खाना नहीं खाओगे तब तक टहलोगे कैसे? ये भी तो सोचो, पहले आप खाना खाओगे उसके बाद आप वॉक लोगे, यही होता है। इनके फ्री रिड्यूसिंग ग्रुप्स होते हैं, मतलब इनके पास जो ग्रुप होते हैं वो फ्री होते हैं, तभी इसको रिड्यूस कर पाते हैं। फ्री रिड्यूसिंग ग्रुप सच एज अल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप, मैंने आपको पहले ही बताया था। कार्बोहाइड्रेट्स में जितने भी होते हैं ज्यादातर सब में अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप ही होता है। ज्यादातर क्या, लगभग सब में ही होता है। तो ये होते हैं रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूस टॉलरेंस रीजन एंड फेलिंग सोल्यूशन। टॉलरेंस रीजन क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है? दो कंपाउंड से मिलकर बनता है, एक्वस कॉपर सल्फेट और अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसे रोशल सॉल्ट भी कहा जाता है। इनके पास फ्री रिड्यूसिंग ग्रुप्स होते हैं, जैसे एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप। इनका एल्डिहाइड और कीटोन जब फ्री होता है तभी ये इसको रिड्यूस कर पाते हैं, वरना नहीं कर पाते हैं। अभी मैं आपको यही बताऊंगा, कभी कभी आपसे इस सवाल में पूछ लिया जाता है, व्हाई सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग क्यों होता है? इसके स्ट्रक्चर जब मैं बनाऊंगा सुक्रोज का, तब आपको पता चलेगा सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग क्यों होता है, नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। व्हाई सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। लेट अस मूव ऑन टू सेकेंड जो हमें वही पढ़ना है, नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। तो नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? बिल्कुल उसका उल्टा। कार्बोहाइड्रेट्स विच डू नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रीजन या विच डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रीजन इन फेलिंग सोल्यूशन आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो टॉलरेंस रीजन और फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस ना करें, उन्हें कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। बस उसी का उल्टा है रिड्यूसिंग का, जो टॉलरेंस रीजन और फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस ना करें, डज नॉट रिड्यूस। जो इनको रिड्यूस ना करे वो है रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, वो है रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री रिड्यूसिंग ग्रुप्स। और इनके पास फ्री रिड्यूसिंग ग्रुप है ही नहीं, मतलब इनके जो ग्रुप हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं, देयर रिड्यूसिंग ग्रुप्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। हाँ, इनके जो रिड्यूसिंग ग्रुप्स होते हैं वो फ्री होते ही नहीं, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन इनका फ्री होता ही नहीं है, वो में चले जाते हैं। Their reducing groups go in bond formation, या आप कह सकते हैं their reducing groups take part in bond formation या go in bond formation। तो आप समझ सकते हैं नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो टॉलरेंस रीजन और फेलिंग सोल्यूशन को ना रिड्यूस करें, क्योंकि इनके पास ना तो फ्री रिड्यूसिंग ग्रुप है। इनके जो रिड्यूसिंग ग्रुप है एल्डिहाइड और कीटोन वाले, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में चल जाते हैं किसी दूसरे के साथ, अपने ही कंपाउंड के अंदर किसी दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन चल जाते हैं, तभी ये रिड्यूसिंग नहीं है, अपने ही कंपाउंड के अंदर। अच्छा, अब आपका ये सवाल होगा कि टॉलरेंस रीजन और फेलिंग सोल्यूशन क्यों लिया हमने यहाँ पे हमने टॉलरेंस रीजन और फेलिंग सोल्यूशन क्यों लिया? कोई और रीजन भी तो ले सकते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी होते हैं ज्यादातर एल्डिहाइड होता है इसमें। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ज्यादातर सब में एल्डिहाइड होता है। दुनिया में जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है ज्यादातर सब में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो एल्डिहाइड है। जैसे कि ग्लूकोज का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, तो यह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि ग्लूकोज का ऐसा स्ट्रक्चर बनता क्यों है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर
ये होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं फिशर स्ट्रक्चर, फिशर प्रोजेक्शन। अगर आपने ऑर्गेनिक पढ़ी हो तो आपने फिशर और फिशर प्रोजेक्शन पढ़ा होगा। फिशर न्यूमैन, फिशर का जो प्रोजेक्शन होता है वैसा ही बनता है, डंडी बना के कंपाउंड बनाते हैं। जैसे लाइन चीज थी और लाइन में ग्रुप लगा दिए सारे। तो आप ध्यान से देखिए ग्लूकोज में ये वाला ग्रुप क्या है, CHO, एल्डिहाइड की तो है। देखिए यहां से अब इसे अल्कोहलिक ग्रुप मत समझ लीजिएगा। देखिए ये CHO, ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है। तो दुनिया में जितने भी ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट है सब में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसीलिए हम टॉलरेंस रीजन और फेलिंग सोल्यूशन का यूज करते हैं। ये टॉलरेंस रीजन, फेलिंग सोल्यूशन ऐसे रीजन्स भी होते हैं जो हमें ये पता कर सके कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट में क्या फर्क है। इनका ये भी यूज होता है, एल्डिहाइड्स के टेस्ट के अलावा इनका ये भी यूज होता है कि हमें कैसे पता चले कि कौन सा कंपाउंड रिड्यूसिंग है, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, बनता कैसे, कुछ एविडेंसेस मिले थे तभी ऐसा स्ट्रक्चर बन पाया था। वैसे तो ये स्ट्रक्चर ज्यादा एप्लीकेबल नहीं माना गया क्योंकि उसमें कुछ कमियां पाई गई। ग्लूकोज का अगर मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में करूं तो ये होता है कुछ ऐसे ही होता है, CHOH का 4, CH2OH, ये होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ये बना क्यों, इसके कुछ एविडेंसेस पाए गए थे। साइंटिस्ट ने ग्लूकोज पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, लैब में रिसर्च करी, तब जाके ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मिला। इसका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है, चाहे तो आप देख सकते हैं, मैं बता देता हूं। हालांकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि ग्लूकोज का ऐसा स्ट्रक्चर बना कैसे। इसका अगर मैं बताऊं तो ये कुछ होता है। अभी मैं बस आपको थोड़ा सा डिटेल दे दे रहा हूं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता कैसा है, बनता कैसे, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ये होता है ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब ये बना कैसे, इस स्ट्रेट चेन की मदद से ही। इस स्ट्रेट जो ये स्ट्रेट कंपाउंड है ग्लूकोज का, इसी की मदद से साइक्लिक बनाया गया। अभी मैं आपको बताऊंगा ये सब कि कैसे हुआ। स्ट्रेट चेन कंपाउंड ही बताऊंगा कि ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन कंपाउंड कैसे बना। कुछ रिएक्शंस भी आएंगे आगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसे हाउवर्थ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। हाउवर्थ कोई नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्ट्रक्चर डिजाइन किया, हाउवर्थ। तो चलिए यही अपने वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।